वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला का पूरा अध्ययन करने वाले हैं, पूरी वर्णमाला का, जो कि 2 से 3 घंटे का विषय है कम से कम। परंतु हम लोग ट्रिक के जरिए कहिए या सरल वे में, सरल तरीके में पूरा वर्णमाला एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। और किसी भी एग्जाम में, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, जिसमें भी वर्णमाला आती है, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम कुछ छूटेगा नहीं हम लोगों का। आप यदि यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको वर्णमाला का पूरा वर्णमाला के विषय में पता हो जाएगा, पूरी वर्णमाला याद हो जाएगी, कहाँ क्या कितना होता है। इसके साथ साथ हम कई परिभाषाएं भी जानेंगे, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, द्विगुण क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ह्रस्व दीर्घ क्या होता है, सारी परिभाषाएं हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला से जैसे शब्द से ही जाना जाता है क्या, वर्ण और माला, इसमें 2 वर्णों से या कहिए 2 पदों से मिलकर बना है वर्ण धन माला। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर या अल्फाबेट, और माला क्या होती है, माला जिसे जो पहनी जाती है। माला किसी भी चीज का इकट्ठा करना, एक सूत्र में पिरोया हुआ माला है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम व्यवस्थित क्रम जो है वह माला कहलाता है, वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। हिंदी की भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, कुल 52 वर्ण है। कितने, 52 वर्ण। कितने वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, कुल 52 वर्ण है, जिसमें मूल कितने हैं, मूल 44 वर्ण है। कितने, 44 के अतिरिक्त जो बचते हैं कितने, 6 2 8 वर्ण। उसमें अतिरिक्त हिंदी के नए वर्ण तथा अंतस्थ और अंतस्थ तो कुल मूल के अंतर्गत ही आता है। उसमें अनुस्वार और विसर्ग तथा हिंदी के नए वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत, मूल के अतिरिक्त जो 8 बचते हैं। कितने, 8 के अंतर्गत। ठीक, तो अब वर्णमाला के भाग कितने आते हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, वह लघुत्तम ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन ना किया जा सके, जो स्वयं में ही निहित हो, स्वयं जैसी लिखी जाती है वैसी ही उच्चरित हो, वो क्या होता है, स्वर होता है। और व्यंजन ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हो या स्वयं और उसमें स्वर आ का उच्चारण हो, क्या कहलाती है, व्यंजन ध्वनि कहलाती है। आपको याद हो गया होगा स्वर ध्वनि क्या है, जो स्वयं के जैसी लिखी है वैसी ही उच्चरित हो, स्वयं उसका कोई खंडन ना किया जा सके, उसको विभाजित ना किया जा सकते, वह सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर। फिर वही क्या है, व्यंजन, जिसमें अंत में स्वर वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे का में आ का उच्चारण होता है, सारे में आ का ही उच्चारण होता है। ठीक, तो क्या हो गया, व्यंजन की परिभाषा हो गई, स्वर और व्यंजन हो गया। अब फिर स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर के कितने भाग हैं, स्वर के 3 भाग हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो सबसे पहले हम लोग ह्रस्व की बात करते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या एक मात्रिक। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत एक मात्रिक वर्ण आते हैं, जो लघु के रूप में भी जाने जाते हैं या कहिए ह्रस्व के रूप में। इसके अंतर्गत आ, ई, उ आदि, जो छोटे वर्ण या कहिए कि जो बिना मात्रा वाले वर्ण हैं या लघु वर्ण हैं, उन्हें ही ह्रस्व कहते हैं। फिर अब दीर्घ के बारे में जानते हैं। दीर्घ क्या होता है, दीर्घ या द्विमात्रिक वर्ण है। इसमें ह्रस्व के दुगना समय लगता है, इसके उच्चारण में, इसको बोलने में दुगनी श्वास लगती है। तो क्या होता है, दीर्घ, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ आदि। ठीक, ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया। ह्रस्व क्या, छोटे, और दीर्घ क्या, बड़ा। दीर्घ को गुरु, बड़ा, दीर्घ कुछ भी कहते हैं। ह्रस्व को छोटा, लघु, ह्रस्व, ये सब कहते हैं। ठीक, फिर वही प्लुत आता है।
स्वर का भाग कौन सा? प्लुत। प्लुत में क्या होता है? यह एक त्रिमात्रिक वर्ण है। इसका उच्चारण स्वर, हर्ष स्वर के 3 गुना इसके उच्चारण में समय लगता है। किसके? प्लुत के समय में। प्लुत जैसे हम लोग किसका उच्चारण करते हैं? ओम, लंबा जो खिंचता हो, देर तक बोला जाता हो, ओम, राम इत्यादि। कैसे? देखिए लंबा खींच के ओम बोला जाता, तो ओम क्या? प्लुत में क्या? जो देर तक बोला जाता हो, और ये त्रिमात्रिक वर्ण है, या कहिए कि हर्ष स्वर के 3 गुना समय प्लुत को बोलने में लगता है, 2 गुना समय दीर्घ को बोलने में लगता है, और एक झटके में आ ई उ ये जो हर्ष वर्ण है ये बोले जाते हैं। तो इन तीनों के विषय में आपने जान लिया, आपको यह समझ में आ गया होगा। हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर के भाग है। स्वर क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन ना किया जा सके, या जो जैसी है वैसी ही उच्चरित हो, उसका विभाजन नहीं होता। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। ठीक, कोई कोई कहता है स्वर की, कुछ साथी के विद्वान साथी कहेंगे कि स्वर की संख्या 13 होती है, तो 13 नहीं होती स्वर की संख्या। स्वर की संख्या 11 होती है, और अन और अह जो होता है वो क्या होता है? अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह, जिसको अन को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक, इसमें 2 और क्या? अयोगवाह। पहला अनुस्वार, जिसे कि अन की मात्रा कहते हैं। दूसरा विसर्ग, जिसे क्या कहते हैं? आ। ठीक, आ की मात्रा और अन की मात्रा क्या है? अनुस्वार था विसर्ग है। तो इतने में स्वर पूरा इतना ही है आपका। हर्ष, दीर्घ, प्लुत 3 स्वर के भाग हैं। हर्ष स्वर में लघु या छोटे वाले आते हैं, दीर्घ में बड़े वाले, और प्लुत में जो लंबा खींच के बोले जाते हैं, ओम, राम। मतलब ये वैदिक वर्ण, वैदिक संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग है, या वैदिक संस्कृत का भाग है, या वर्तमान हिंदी में कहिए चलन में ना के बराबर है। ठीक, या एक मात्रिक, या द्विमात्रिक, और ये त्रिमात्रिक। फिर अब आते हैं हम लोग कहा? व्यंजन पे। व्यंजन क्या होता है? अभी आपको हमने बताया था, व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, या स्वर वर्णों के साथ मिलके अंत में आ का उच्चारण हो, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण में कितने भाग हैं? इसके मुख्य 3 भाग हैं, तथा इसको 5 भागों में भी रखा जा सकता है। ठीक, मुख्य 3 भाग हैं, जो 44 के अंतर्गत है, वो यही है। नहीं, 33। कितने व्यंजन कितने होते हैं? मूल 33 व्यंजन। व्यंजन कितने? 33। तो 11 33 कितना? 44 हो गया। मूल वर्ण जो है हिंदी के, वो कितने हैं? 44। 11 स्वर, 33 व्यंजन। कुल वर्ण 52 है, जिसमें नए वर्ण तथा अनुस्वार और विसर्ग आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श वर्ण के बारे में जानेंगे। स्पर्श, या कहिए वर्गीय व्यंजन, या स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय मुख के श्वास अंदर से निकलते हुए मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके अंतर्गत कितने वर्ग हैं? इसके अंतर्गत 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 का अलग अलग उच्चारण स्थान है। इन 5 का उच्चारण स्थान जानते हैं। सबसे पहले कौन सा? का वर्ग है, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो इसका उच्चारण का देखिए, अपने आप महसूस कीजिए। उच्चारण आप जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये याद करने का सबसे आसान तरीका है, उच्चारण स्वयं से करिए। जैसे हर्ष का उच्चारण, हर्ष क्या है? जो धीरे से बोला, जो आ हर्ष है, कम समय लग रहा है, कम श्वास लग रही है, तो छोटा होगा, अपने आप समझ जाइए कि हर्ष है। ई, आ, देखिए ज्यादा समय लग रहा है, छोटे वाले के दुगना समय लग रहा है, तो क्या हो गया? ये दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा का मतलब दीर्घ। तो तेज से बोला जाए तो क्या? दीर्घ। और वहीं लंबा खींचे, देर तक बोला जाए तो ओम।
तो क्या हो जाएगा प्लुत। तो अब स्पर्श में देखिए, सबसे पहला का वर्ग किसके अंतर्गत आता है, का बोलिए, का, खा, गा। श्वास सबसे पहले कहां, कंठ में टकराती है, तो उसके बाद सीधा बाहर निकलती है। कहां टकराती है, कंठ में। तो कंठ क्या हो जाएगा, ये कंठ वर्ण, या कहिए कंठ वर्ग होता है। ठीक, कंठ। इसका उच्चारण का, खा, गा, घा, अंगा, इन पांचों को उच्चारण देखिए, ये किस वर्ग में, का वर्ग में आते हैं पांचों। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो इसका देखिए उच्चारण कहां से हो रहा है, महसूस कीजिए अपने से बोल के, कंठ से। कहां से, कंठ से। देखिए का, यहां से वायु निकल रही ना, वायु अंदर से निकलते हुए कहां टकरा रही, कंठ पे टकरा रही है। ठीक, जीवा और गर्दन के बीच का भाग कंठ होता है, यहाँ गर्दन और जीवा के निचला भाग और गर्दन का ऊपरी भाग क्या, कंठ। ठीक, तो कंठ। फिर चा वर्ग है, चा देखिए कहां टकराता है, चा, चा। देखिए जीवा कहां टकरा रही है, तालु पे, ऊपर टकरा रही है। ठीक, कहां टकरा रही है, ऊपर। तो क्या हो जाएगा ये, ताल। देखिए केवल तालु पे टकरा रही है और कहीं नहीं टकरा रही जीवा। वायु भी आके कहां रुकती है, तालु पे। तो क्या हो जाएगा, तालव्य वर्ण। क्या है ये, तालव्य। ये तालव्य वर्ग है, या इसको कहिए इसके अंतर्गत तालव्य वर्ण आते हैं। फिर टा वर्ग है, क्या, टा वर्ग। तो ताल के बाद क्या आता है, मूर्धा आता है। मूर्धा किसे कहते हैं, दांत और ताल के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य। तो टा वर्ग किसके अंतर्गत आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। देखिए इसको बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जीवा कहां टच हो रही है, दांत के पीछे और तालु के बाद बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धा। इसको अपने से बोल बोल के महसूस कीजिए, कौन सा हो गया वर्ण, ये मूर्धन्य वर्ग हो गया, या कहिए मूर्धा वर्ग हो गया। फिर ता वर्ग आता है। ता वर्ग, ता, था, दा। जीवा सीधा जा कहां टच हो रही है, वायु जा सीधा कहां टच हो रही है, दांत पे टच हो रही। बोल के अपने से महसूस कीजिए, ता, था, दा, धा। देखिए सब इन पांचों वर्णों कहां, क्या स्थान है, दंत। क्या है, दंत है। ये क्या, दंत वर्ग कहलाता है या दंत वर्ण कहलाते हैं। फिर पा वर्ग बचता है, पा। देखिए पा बोलिए, कहां कहां वायु आके टकरा रही है, बीच में कहीं टच नहीं होगी जीवा। देखिए पा, फा, बा। जीभ अब इस पर काम नहीं है, जीवा कहीं टकरा नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ वायु सीधा ओंठों से टकरा रही। कहां, महसूस कीजिए अपने से बोल के, पा, फा, बा। देखिए दोनों ओठ स्पर्श कर रहा है आपस में, तो तब जाके वर्ण उच्चरित हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ, ओष्ठ कर दीजिए। ठीक, ये क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। कितने स्पर्श व्यंजन है, कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने, 25 स्पर्श व्यंजन। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। का से लेके मां तक क्या है, का से मां तक क्या है, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण है। फिर आता है आपका कौन सा, अंतस्थ। अंतस्थ का क्या अर्थ यही होता है, अंतस्थ, अंत, अंतः, अंत जो अंदर से निकलता हो, अंतः, अंतस्थ। देखिए या, रा, ला, वा। देखिए वायु सीधा अंदर से बाहर निकल रही है, या, रा, ला, वा। देखिए इसको महसूस कीजिए, अपने से बोल के आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। वो उच्चारण करना आप सीख लिए तो कभी नहीं भूलेगा। इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं है। दूसरे लोग बताते हैं ये ट्रिक ऐसे याद करिए, वैसे याद करिए। सबसे आसान ट्रिक आप स्वयं हैं, आपका कंठ से लेके ओठ तक का भाग, और यही है उच्चारण का खेल। यहीं से आप सारा उच्चारण सीख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है दोबारा आपको। क्या है इसके अंतर्गत, कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा। अंतस्थ वर्ण जिनका उच्चारण कहां से, अंदर से, या कहिए कि श्वास के साथ साथ सीधा बाहर निकलते हो, ये ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण। इसके अंतर्गत आता है या, रा, ला, वा।
4 वर्ण है इसके अंतर्गत, कितने 4 वर्ण है। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, क्या आता है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो गया कितने 11, अलावा ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म के अंदर ऊष्म या इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी, इसका क्या उच्चारण होता है, क्या घर्षण के द्वारा उच्चारण होता है, या तो बोलते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है। देख शा शा शा, तीनों सा और हा इसके अंतर्गत आते हैं। तीनों सा में, तीनों सा का अलग अलग उच्चारण स्थान है। दंत सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा। देखिए तालव्य में ये वाला सा आता है, मूर्धा में ये वाला सा आता है और दंत में ये वाला सा आता है। इन तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग है, इनको तीनों को आप जानते रहिए। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, शा, हा और सा, हा। इसमें भी कितने हैं 4 हैं। अब कौन सा संयुक्त व्यंजन, ठीक। देखिए ये संयुक्त और द्विगुण जो है ये मूल वर्ण में है या मूल भाषा में है, मूल लिपि में है। या व्यंजन के अंतर्गत या कहिए मूल व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। यही 4 4 8 और 25 कितना 33। ये 33 किसमें आते हैं, मूल में। परंतु संयुक्त और द्विगुण जो है या नए वर्ण कहिए इनको, या कहिए हिंदी के दूसरे वर्ण, हिंदी के बाद के वर्ण, यह संस्कृत मूल भाषा में नहीं है। इनका मूल भाषा में संस्कृत में अभाव है संयुक्त और द्विगुण का। तो संयुक्त क्या होते हैं, संयुक्त का जैसे शब्द से ये अर्थ समझ में आ रहा है जो मिल के बने हों। तो संयुक्त के अंतर्गत मूल रूप से 4 हैं, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। इनको चारों को देखिए, छ कैसे बना है, इनका देखिए कैसे मिलके, किससे किससे मिलके इनका निर्माण होता है, क्यों संयुक्त कहलाते हैं ये। तो का धन श बराबर छ, ठीक। वहीं फिर त्रा है, ता धन रा त्रा और जा धन या ज्ञा और वहीं शाधन रा स्रा, क्या स्रा। देखिए इन चारों का निर्माण कैसे होता है, या चारों दो दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, संयुक्त होते हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है मिलके बनना या एक दूसरे के सहयोग से बनना। फिर क्या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या तो इनको नए वर्ण कहिए, हिंदी के नए वर्ण। द्विगुण में आता है रा और ढा, ये हिंदी के डा और ढा से बनते हैं। ढा और रा और ढा के नीचे क्या लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, तो क्या हो जाता है रा और ढा। इनका उच्चारण ये डा का सड़क में, ढा का पढ़ाई में, और ये रा बिंदु जो लगती है रा के रूप में कहिए, कहीं ना कहीं अंत में जो मतलब रा का उच्चारण होता है, तो क्या ड्रा और ड्रा द्विगुण व्यंजन में आते हैं। तो कुल गिनिए कितने हो गए, 25, 4 29, 4 33, 4 कितने 33, 4 37, 2 37, 2 39, ठीक। 39 और 11 कितने हो गए 50, और अंतस्थ और विसर्ग और अनुस्वार 2 52, पूरा 52 वर्ण हो गए। ये अन और आहा कितने वर्ण हो गए, ये 2 हैं, ठीक। ये 2, ये 11, पूरे मिला के कितने 52 वर्ण हो गए। ये पूरी वर्णमाला समाप्त इतने में, हर्ष दीर्घ प्लुत स्पर्श अंतस्थ ऊष्म संयुक्त द्विगुण, सारी चीजें आपको बता दी है। फिर से एक बार देखिए जिससे रिवीजन हो जाए, कभी ना भूले आपको। आप उच्चारण करना अपने से अगर
सीख गए तो जीवन भर नहीं भूलने वाला। आपको किसी भी परीक्षा में आए आप तुरंत 1 सेकंड के अंदर प्रश्न हल कर देंगे। तो हर्ष का मतलब एक मात्रिक या जो धीरे से बोला जाए, जैसे आ ई उ, या हर्ष के अंतर्गत आता है री भी है। फिर दीर्घ के अंतर्गत या द्विमात्रिक है जो तेज से बोला जाए, या कहिए इसमें मात्रा बड़ी हो, या आ ई उ अपने से महसूस कीजिए उच्चारण करके, या तेज देर तक बोला जाता है और तेज से बोला जाता है, या दीर्घ हो जाता है दीर्घ गुरु या बड़ा, हर्ष लघु छोटा या हर्ष। फिर प्लुत या वैदिक संस्कृत का वर्ण है, या वैदिक संस्कृत में अधिक उपयोग होता था, उसके बाद इसका विकास नहीं हुआ, या लंबा खींच के बोला जाता है, तथा तीन मात्रिक है या त्रिमात्रिक है। फिर अयोगवा और अनुस्वार आता है, यह स्वर के अंतर्गत नहीं आता, स्वर 11 ही होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग यह अलग है, इसको अयोगवाह कहते हैं। अन और आह क्या है? अयोगवाह है। यह अन आ और आ के ऊपर व्यंजन अन और आह लगता है, व्यंजन वर्ण लग के बनता है, ठीक। फिर स्पर्श आता है, स्पर्श जो मुख के किसी न किसी भाग को टच करते हुए या कहिए स्पर्श करते हुए बाहर वायु निकलती हो, वह स्पर्श के अंतर्गत आता है। कावर्ग चावर्ग टावर्ग पावर्ग या स्पर्श व्यंजन है। फिर अंतस्थ यार अलावा ऊष्म शाखा साहा संयुक्त छत्रागासा और द्विगुण रा और ढा, या कौन कौन से हो गए? या पूरी वर्णमाला इतने में समाप्त हो गई। आपको हमने गिन के भी बता दिया 52 के 52 पूरे वर्ण जो कि कुल वर्ण है 52 वह समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अघोष और सघोष की। सबसे पहले अघोष की बात करते हैं। किसकी? अघोष की। यह अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, या कहिए हमारे मुख के अंदर झंकार उत्पन्न नहीं होती, इनको बोलने में बल कम लगता है या झंकृत नहीं होती है, धीरे से बोली जाती, कौन कौन सी हैं? प्रत्येक स्पर्श वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का खा चा छा आदि, ठीक। फिर घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से हैं? इस घोष या सघोष, इसको दो नामों से जानते हैं, घोष या सघोष। या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक स्पर्श वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। याद करने की भी आसान ट्रिक है। अघोष का मतलब 12, घोष का मतलब 345। आसानी से इसको याद रखिए आप, ठीक। अब इसको अलग अलग हमने अलग अलग सारी चीजों को, इसका हर्ष का अलग, दीर्घ का अलग, पुत का अलग, स्पर्श का अलग, अंतस्थ ऊष्म संयुक्त द्विगुण अल्पप्राण महाप्राण घोष सघोष बलाघात स्वराघात सारी अलग अलग हमने पार्ट वाइज बृहद रूप में भी वीडियो बनाया है। यदि आपको वह भी देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, वह भी आप देख सकते। पूरी वर्णमाला हमने 16 पार्ट में खत्म की है। सब 15-15 20-20 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो है। अगर आप बृहद पढ़ना चाहते हैं तो उन 16 वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा वर्णमाला जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब अल्पप्राण और महाप्राण। पहले अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण के समय कम श्वास निकले या कम ऊर्जा निकले, कम वायु निकले, क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण के अंतर्गत इसमें देखिए पहले अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसको कुल मिला कह सकते हैं 135। अल्पप्राण मतलब 135। प्रत्येक स्पर्श वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण में आता है। उच्चारण करिए, देखिए का देखिए धीरे से बोला जा रहा है, खा देखिए ज्यादा तेज से बोला जा रहा है तो महाप्राण हो जाए। ग धीरे से बोला जा रहा है अल्पप्राण। घा देखिए तेज से बोला जा रहा है, लेकिन का नहीं बोलते, का बोलते हैं, लेकिन ख नहीं बोलते, खा बोलते हैं। तो जो धीरे से बोला जाए अल्पप्राण, जिसमें कम श्वास निकले अल्पप्राण। फिर महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसका मतलब 24। इसको महाप्राण याद रखने का मतलब 24। तो देखिए खा और घा में बल पड़ रहा है, या
का, च, ट, त, प, ये पांचों का पहला, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा, अघोष में पहला, दूसरा और घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। या इतनी बात हो गई। अब बचता क्या है? द्विगुण। द्विगुण क्या है? द्विगुण आपको हमने यहां बताया, डा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर हिंदी के नए वर्ण दो बनते हैं। कौन से? ड्रा और ढा। इनका उदाहरण है कौन सा? सड़क, पढ़ाई, दोनों का उदाहरण देख लीजिए। ये इतनी बात क्या थी? वर्णमाला की। यदि आपको एक बार और यह वीडियो देख लेंगे या अपने से उच्चारण करना सीख लेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं वर्णमाला। वर्णमाला का पूरा भाग आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। अब अगली वीडियो से हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। तो संधि को पहले पार्ट वाइज पढ़ेंगे, अलग अलग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के भाग। फिर उसके बाद इसी तरह अंत में एक वीडियो में पूरी संधि को समझेंगे। ठीक, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।